तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर आपके चैनल पोएट्री लवर 27 में। आज हम विष्णु भक्त वैकुंठ के जीवन के चैप्टर 2 की बात करेंगे। इस चैप्टर का शीर्षक है वैकुंठ का अपने जीवन को विष्णु भगवान को समर्पित करने का फैसला। चैप्टर 1 थोड़ा इमोशनल और थोड़ा ड्रामे से भरा हुआ था, लेकिन चैप्टर 2 में क्योंकि विष्णु भक्त वैकुंठ अब एक महायोद्धा बनने वाला है तो एक्शन तो होना ज़रूरी है। तो चैप्टर 2 की शुरुआत होती है। वैकुंठ ने अपने माता पिता को सारा किस्सा सुनाया कि कैसे वो ल अक्षर से परेशान रहता था और अब विष्णु भगवान ने उसकी इस समस्या का अंत कर दिया है। उसने यह भी बताया कि वो अपना जीवन विष्णु भक्ति को समर्पित करना चाहता है। उसकी ये बात सुनकर उसके माता पिता को उसके जन्म की वो बात याद आ गई जब नारद जी साधु रूप में आए थे और उन्होंने कहा था कि इस पर भगवान विष्णु की कृपा है। इसके बाद वैकुंठ के माता पिता उसे शहर के एक विष्णु मंदिर में ले गए। हमें यह भी पता चला कि जैसे जैसे वैकुंठ बड़ा हुआ था उसके माता पिता ने उसे विष्णु भगवान की कहानियां सुनाना शुरू कर दिया था। रामायण और महाभारत की कथाएं, श्री कृष्ण के बचपन की शरारत, श्री राम की मर्यादा पालन की कथा, भगवान नरसिंह के क्रोध की कथा, उनके खंभे से प्रकट होने का क्षण आदि उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। साथ ही उसके मन में भक्ति के बीज भी बो रहे थे। एक दिन उसके माता पिता ने वैकुंठ को श्री राम और हनुमान की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा करना नहीं बल्कि जीवन में धर्म और नैतिकता का पालन करना है। इसके बाद हम वर्तमान के दृश्य में आए और हमने देखा कि पवित्र मंदिर में दोपहर की धूप में वैकुंठ गहन ध्यान में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पे एक अलौकिक शांति थी। और इस बार मंदिर में स्वयं भगवान विष्णु साधु का रूप लेकर वैकुंठ से मिलने आए थे। साधु रूपी भगवान विष्णु ने वैकुंठ के चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा वैकुंठ, तुम्हारी भक्ति में कुछ विशेष है और तुम भविष्य में एक महान भक्त बनोगे। वैकुंठ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर जिज्ञासा और श्रद्धा का भाव था। उसने कहा, गुरुजी, मुझे श्री हरि की सेवा करने में पूरा जीवन समर्पित करना है, क्या यह संभव है? साधु ने गंभीर होकर कहा, यह एक बड़ा संकल्प है। भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, यह जीवन का एक मार्ग है। साधु ने आगे कहा, वैकुंठ, तुम्हारे जीवन का एक विशेष उद्देश्य है। तुम्हें श्री हरि के मार्ग पर चलना होगा। जिस उद्देश्य से तुम्हारा जन्म हुआ है उसे पूरा करना होगा और यही होगी श्री हरि की सच्ची सेवा। वैकुंठ ने अपने माता पिता से अनुमति मांगी, क्या मैं अपना जीवन पूरी तरह से विष्णु भगवान की सेवा में समर्पित कर सकता हूँ? उसकी माता ने भावुक होकर कहा, तुम्हारा संकल्प पवित्र है। भगवान विष्णु तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। साधु रूपी विष्णु जी की बात को ध्यान में रखते हुए वैकुंठ उस उद्देश्य की खोज में लग गया जिसके लिए उसका जन्म हुआ था। वैकुंठ अब 22 वर्ष का हो गया है। आगे हमने देखा कि जब उसने विष्णु जी की बात को अपने मन में फिर से दोहराया तो उसे इतना समझ में आया कि उसे जीवन में बहुत संघर्ष करना होगा और उस संघर्ष से जीतते हुए एक ऐसा योद्धा बनना होगा जिसे कभी कोई परास्त ना कर सके। इसी की ओर कदम बढ़ाते हुए उसने अपने माता पिता से कहा कि उसे मार्शल आर्ट सीखना है। उसके पिता ने कहा, बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद वो एक मार्शल आर्ट स्कूल में गया। वहाँ उसने जब टीचर से कहा कि उसे मार्शल आर्ट सीखना है तो टीचर और सारे स्टूडेंट हंसने लगे, क्योंकि वैकुंठ के जीवन को मुश्किल बनाने के लिए बुरी शक्तियों ने एक नई चाल चल दी थी। बचपन में उसके बोलने पर अंकुश लगाया था और अब एक युवक होने के कारण उसे इतना दुर्बल पतला बना दिया कि हर कोई उसके दुबलेपन का मजाक बनाता रहता था। आगे हमने देखा कि उन्हें हंसता हुआ देख के वैकुंठ समझ गया कि यहाँ भी उसके साथ वही होगा जो आज तक होता आया है, सिर्फ उसका मजाक ही बनेगा। ये सोचकर वैकुंठ वहाँ से वापस आ गया और उसने अपने माता पिता को बोल दिया कि उनकी फीस बहुत ज़्यादा है, मार्शल आर्ट रहने देता हूँ, मुझे नहीं सीखना है। इस बीच हमने देखा कि वैकुंठ के जीवन में जो लड़की आई थी वो अचानक उसके जीवन से दूर हो गई थी। वैकुंठ उसका कारण नहीं समझ पाया और ना ही कभी उससे पूछने का मौका मिला, लेकिन वैकुंठ ने इसे श्री हरि की इच्छा समझ के जाने दिया और उसने अपने मन में सोचा, शायद प्रभु ने उसे मेरा तोतलापन दूर करने के लिए ही भेजा था। उसका मेरा जीवन में इतना ही कार्य था। ये सोचकर वो विष्णु भक्ति में समर्पित हो गया। ऐसे ही करते करते समय बीता और वैकुंठ 23 वर्ष का हो गया। आज वो दिन है जब जीवन में पहली बार कोई विष्णु भक्त वैकुंठ की शक्ति देखेगा। जीवन में पहली बार वैकुंठ उसका मजाक बनाने वाले को जवाब देगा। जो लड़की 18 वर्ष की आयु में उसके जीवन से चली गई थी, आज वैकुंठ के जीवन में फिर से आने वाली है। उसी कंप्यूटर क्लास की पार्किंग में जहाँ वो पहली बार मिले। क्लास के बाहर लड़की और उसके कुछ दोस्त खड़े थे। वैकुंठ और उसके दोस्त भी
वहीं खड़े। लड़की कुछ बिना बताए जिसकी लाइफ से बहुत पहले चली गई, इसलिए दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। वो एक दूसरे की तरफ ना देख रहे थे ना बातें कर रहे थे। लेकिन लड़की के कुछ दोस्त लड़की से वैकुंठ की ही बातें कर रहे थे। लड़की का एक दोस्त, ये वही लड़का है ना जो तेरे पीछे पड़ा था, तू कहे तो इसे थोड़ा बुली करके समझाऊं। ये सुनकर वैकुंठ सोच में पड़ गया कि उसने ऐसा कब किया जो किसी को लगे कि वो किसी लड़की के पीछे पड़ा है। तब उसने मन में सोचा, मैंने तो बस एक दोस्त की तरह इससे बात करने की कोशिश की थी। जब समझ में आया कि ये दोस्त नहीं मानती है, उस दिन से तो कोशिश भी नहीं की इससे बात करने की। तो फिर इसने अपने दोस्तों से ऐसा क्या कहा मेरे बारे में जो इन्हें लग रहा है कि मैं इसके पीछे पड़ा था। ये सोच वैकुंठ हमेशा की तरह चुप रहा। कभी अचानक दूसरी कोचिंग के कुछ बिगड़े हुए स्टूडेंट उसी पार्किंग में आ गए। तब उनमें से एक लड़के ने वैकुंठ को देखकर कहा, ये वही लड़का है जो पिछली बार उस लड़की के लिए मुझे घूर रहा था। तब हमें पता चला कि जब वो लड़की और वैकुंठ आखिरी बार मिले थे, तब वो इसी पार्किंग में खड़े अपने अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते उनमें थोड़ी बातें भी हो रही थी। तो ये देखकर इसी बिगड़े हुए लड़के ने वैकुंठ और उस लड़की का मजाक बनाते हुए कहा, अरे हमसे भी थोड़ी बात कर लो। ये सुनकर वैकुंठ ने उसे पलट कर देखा। लड़का वैकुंठ के पीछे थोड़ी ऊंचाई पर एक बिल्डिंग में था और खिड़की से देख रहा था। लेकिन बिल्डिंग के ऊपर सूरज की तेज रोशनी थी जो सीधे वैकुंठ की आंखों में पड़ रही थी, जिस कारण वैकुंठ उस लड़के का चेहरा नहीं देख पा रहा था। इसी कारण वैकुंठ बहुत देर तक पलटकर उसका चेहरा देखने की कोशिश करता रहा, जिससे लड़के को लगा कि वैकुंठ उसके कमेंट के कारण उसे घूर रहा है। तब उस लड़के ने वैकुंठ का मजाक बनाते हुए कहा, क्या बे, मारेगा क्या? और जोर से हंसने लगा। वैकुंठ को बहुत गुस्सा आया क्योंकि एक तो उस लड़के ने गंदा कमेंट किया था, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, तब भी ये और बदतमीजी दिखाता जा रहा था। इसके बाद वर्तमान में वापस आकर हमने देखा कि वो लड़का उस लड़की को भी पहचान गया और उसका भी मजाक बनाने लगा। तो लड़की के दोस्त ने लड़की का नाम लेते हुए कहा, सीताशी, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है इससे? तब हमें पता चला कि लड़की का नाम सीताशी है। सीताशी के दोस्तों ने उस बदतमीज लड़के को धमकाते हुए कहा, चुप हो जा अब, वरना पिटेगा। तब उस लड़के ने कहा, मैं मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हूँ, तुम सबको अकेले ही पीट सकता हूँ। साथ ही उसने एक गन भी दिखाई। गन को देखकर सीताशी के दोस्त चुप हो गए। वैकुंठ को यह देखकर हंसी आ गई क्योंकि वैकुंठ जैसे सीधे लड़के को बुली करने की बात करने वाले बदतमीज लड़के से ऐसे डर गए जैसे कोई चूहा भूखी बिल्ली को देख के डरता है। लेकिन वैकुंठ को हंसता देख उस बदतमीज लड़के ने अपनी मार्शल आर्ट और गन के घमंड में कहा, तुझे क्यों हंसी आ रही है बे चूजे? तब वैकुंठ ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस तुझ जैसों को देखता हूँ तो मेरे पापा की कही एक बात याद आ जाती है। लड़का, कौन सी बात बे? वैकुंठ, यही कि सुअर को कितना भी नहला लो, जाएगा वो गंदे नाले में ही। वैकुंठ के दोस्त सीताशी और सीताशी के दोस्त सब चौंक गए क्योंकि सब जानते थे कि वैकुंठ कभी किसी की बदतमीजी का जवाब नहीं देता, और आज दिया भी तो इतना खतरनाक। सबको लगा कि अब वैकुंठ पिटने वाला है इस लड़के से। लड़का, तेरी चटनी तो मैं बाद में बनाऊंगा, शरीफ बनता है और गाली दे रहा है मुझे, पहले ये बता तेरी बात का मतलब क्या है। इतने में हमने देखा कि विष्णु लोक में नारद जी भगवान विष्णु से इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, प्रभु ये बात तो ठीक बोली इस दुष्ट लड़के ने, वैकुंठ आपका भक्त होकर भी ऐसे अपशब्द कैसे बोल सकता है? भगवान विष्णु, नहीं नारद, आप गलत समझ रहे हो। वैकुंठ ने कोई अपशब्द नहीं कहा, उसने तो मात्र एक पशु की प्रवृत्ति बताई कि वो पशु गंदगी में रहना पसंद करता है, चाहे कोई उसे कितना भी साफ कर दे। और ये प्रकृति का नियम है, हर जीव की अपनी अलग प्रवृत्ति होती है। इसलिए वैकुंठ मात्र इस दुष्ट प्राणी को याद दिला रहा है कि मनुष्य है तो मनुष्य की तरह प्रवृत्ति रख। नारद जी, हाँ प्रभु, बात तो सत्य है, इस दुष्ट की प्रवृत्ति है तो पशु जैसी ही। इसके बाद हम पुनः धरती पर लौटे और हमने देखा कि वैकुंठ अपनी बात का मतलब समझा रहा है। वैकुंठ, मेरी बात का मतलब यही है, सबके माता पिता अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाने की कितनी कोशिश करते हैं, फिर भी तेरे जैसे कुछ बच्चे बिगड़ ही जाते हैं, क्योंकि शक्ल भले इंसानों वाली हो पर सोच से तेरे जैसे सुअर जैसे ही होते हैं। कितनी भी कोशिश करे कोई तुम्हें रोकने की, फिर भी गंदगी यानी बुराई में कूद ही जाते हो। किसी और की नहीं तो अपने पेरेंट्स की परवरिश और उनकी कोशिश का तो सम्मान कर, अच्छा इंसान बन। ये सुनकर अपनी गलती मानने की जगह वो बदतमीज लड़का और आग बबूला हो गया। सबको लगा कि अब वैकुंठ नहीं बचेगा। उस लड़के ने वैकुंठ को गर्दन से पकड़ा और उसका मुंह
पास ही पड़े गोबर में लगाने की कोशिश करने लगा और हंसते हुए बोला, अब तू जा गंदगी में। वैकुंठ ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस लड़के ने वैकुंठ को जोर से धक्का दे दिया, जिससे वैकुंठ नीचे धूल में गिर गया और वापस खड़ा होकर मुस्कुराते हुए बोला, हो गया तेरा। ये सुनकर सब लोग फिर से चौंक गए, क्योंकि हमेशा डरा और सहमा रहने वाला वैकुंठ आज इतना कुछ होने के बाद भी मुस्कुरा रहा था। तब वैकुंठ बोला, जब पिछली बार तूने कमेंट किया था तब मैंने तेरा चेहरा नहीं देखा था, पर आज तूने खुद मुझे बता दिया कि वो तू था, तो उसके लिए थैंक्स। क्योंकि इतने सालों से मैं परेशान था कि मैं तुझे तेरी बदतमीजी का जवाब क्यों नहीं दे पाया। और जहाँ तक बात है इस लड़की की, तो तब भी ये मेरी दोस्त नहीं थी और अब भी हम दोस्त नहीं हैं, तो इसके साथ मेरा नाम लेना बंद कर दे, वरना। लड़का हंसते हुए, वरना क्या वैकुंठ, मैं वो तुझे प्रैक्टिकली समझाऊंगा जो तूने थ्योरी में कहा था। लड़का हंसते हुए, क्या वैकुंठ, तेरी चटनी बनाऊंगा। यह सुनकर लड़का वैकुंठ की तरफ तेजी से आगे बढ़ा और उसे मार्शल आर्ट्स का एक शक्तिशाली मूव स्ट्रेट पंच मारने की कोशिश की। उस पंच से बचते हुए वैकुंठ ने उस लड़के को अपने एक उल्टे हाथ से ही हवा में ऊपर उठा लिया। ये देखकर सभी एक बार फिर चौंक गए। वैकुंठ ने उस लड़के को हवा में ऐसे उठाया जैसे कोई कागज का फूल हो, और उसके बाद वैकुंठ ने उस लड़के को हवा में उछालते हुए पीछे दूर फेंक दिया और बोला, आज तक मैं चुप था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे तेरे जैसों के साथ क्या करना है, लेकिन अब मैं तेरे जैसों का डॉक्टर हूँ। तेरे जैसे लोग, मतलब समझा इसका, जिन्हें लोगों को परेशान करने में मजा आता है, किसी को बेवजह तकलीफ देने का शौक होता है, किसी को परेशान करके खुद को तोप फील करने का कीड़ा होता है, तो इन सब बीमारी का अब मैं एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुका हूँ। तब वैकुंठ ने अपना एक सीक्रेट खोलते हुए कहा, सॉरी बताना भूल गया, मैं भी मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हूँ और तू सिर्फ एक मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट है, लेकिन मैं 15 तरह की मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट, वो भी टॉप लेवल का। ये सुनकर उस लड़के के और बाकी सबके होश उड़ गए। तब वैकुंठ ने गुस्से से सिताशी के दोस्तों को देखते हुए कहा, तुम्हारा इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन तरीका गलत था, इसलिए आज के बाद मुझे बुली करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि बचपन से ये सहते सहते मैं पक गया हूँ और अब मैं जवाब देना जानता हूँ। इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है और अगले चैप्टर में हम वैकुंठ की शक्तियों का राज जानेंगे कि कैसे वो एक कमजोर इंसान से इतना पावरफुल बन गया और उसने कैसे 15 तरह की मार्शल आर्ट सीख ली।